हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये एक पैरेललोग्राम की तरह होता है। पैरेललोग्राम बोले तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये समचतुर्भुज है। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा ए और ये वाली भुजा ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वो हमारा क्या बन जाता है? समचतुर्भुज बन जाता है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज देखो, दिखने में तो चारों भुजाएं, चित्र थोड़ा सा गलत बन गया है। दिखने में तो ये समांतर चतुर्भुज लग रहा है, चारों भुजाएं बराबर नहीं लग रही, लेकिन आप मान लेना कि ये क्या है? चारों भुजाएं बराबर है। मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और ये दोनों भुजाएं हैं, ये क्या होती है? समांतर होती है। कौन कौन सी? ए, बी, सी और ये डी। और अगर हम बात करें तो जो ए बी है ये समांतर होती है सी डी के, ठीक है। और अगर इसके डायगोनल्स की बात करें, चलो डायगोनल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले इनके एंगल देख लेते हैं। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इन चारों एंगल्स की मैं बात करूं तो ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इनके जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का मतलब कि एक भुजा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखो ए बी के ऊपर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो एंगल ए और एंगल बी। तो कहने का मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर एंगल सी डी हो गया, एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। किन्हीं भी दो कर्मागत कोणों का योग कितना होता है? समचतुर्भुज के अंदर 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? और समचतुर्भुज में क्या क्या होता है? ये वही प्रॉपर्टीज़ है जो हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज़ है, जो भी अलग आएगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई ये अलग है। और इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर होगा भाई एंगल सी के, और जो एंगल बी है ये बराबर होगा एंगल डी के। बस इतनी सी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक है। इसमें एक चीज़ क्या होती है, अब हम इसके बारे में डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो डायगोनल होते हैं ये बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते भाई इसके डायगोनल। देखो ये इसके डायगोनल हो गए। तो अगर मैं कहूँ कि जो ए सी डायगोनल है, ए सी डायगोनल नॉट इक्वल टू बी डी, ये लंबाई में क्या नहीं होते? डायगोनल्स बराबर नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे ओ पे कट करेंगे तो ये ओ पे एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो ओ है ये क्या है? मिड पॉइंट है। ओ भाई क्या है? मिड पॉइंट है। दोनों डायगोनल्स का क्या है? ओ मिड पॉइंट है। और अगर मैं कहूँ कि ये डायगोनल कितने डिग्री पे कट करते हैं, तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डायगोनल्स है, दोनों विकर्ण है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट 890 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें सभी को क्लियर है? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, दो कर्मागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो इनके ये क्या बोलते हैं? विकर्ण है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ओ पे समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और इनकी जो लंबाई होती है ये बराबर नहीं होती है। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी हमने पढ़ लिया, और 90 डिग्री पे ये दोनों कट करते हैं। अब डायगोनल के बारे में एक छोटी सी चीज़ और देख लो कि जो ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, इसको जो सामने वाले कोण को है ना, ये दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये वाला एल्फा तो ये वाला भी एल्फा। कहने का मतलब कि जो डायगोनल होता है, अगला पॉइंट बना के लिख लो कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है वर्टेक्स एंगल को। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स कर लो, डायगोनल्स दोनों विकर्ण बांटते हैं ना भाई, दोनों विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं वर्टेक्स एंगल, मतलब शीर्ष कोण को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? पेरीमीटर की बात करते हैं और इसका एरिया की बात करते हैं कि भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो पहले इसका पेरीमीटर कैसे आएगा? पेरीमीटर कैसे आता है? परिमाप वो आता है चारों भुजाओं का योग।
भाई जितनी भी बाहरी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग करने पर क्या आएगा हमारे पास में, पेरीमीटर। तो इसकी 4 भुजाएं होती है, चारों का योग करूँगा तो पेरीमीटर आ जाएगा P बराबर 4A। ये हमारा आ गया पेरीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एरिया की। तो हमने किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालना सीखा था कि एरिया कैसे निकालते। दुनिया का कोई भी चतुर्भुज हो, एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई और दोनों विकर्णों के बीच का कोण थीटा। ये क्या होता है, 1/2 d1 d2 साइन थीटा। ये होता है किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने का सूत्र। अब हमें यहाँ पे देखो थीटा पता है, दोनों विकर्णों के बीच का कोण कितना है भाई, 90 डिग्री है। अभी हमने कहा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करूँगा तो मेरे पास में समचतुर्भुज का एरिया कितना आएगा, 1/2 और d1 d2। भाई साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास में आ गया समचतुर्भुज का एरिया 1/2 d1 d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल और उसको आधा कर दो 1/2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, समचतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एरिया एक और प्रकार से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो भी देखो ये हमारे पास में कोई समचतुर्भुज है। अब ये आपको समचतुर्भुज दिखेगा, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर दिख रही है ना। अब तो किसी को डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि इसकी भुजा A, B और C और D, इसका हम एक विकर्ण ले लेते हैं। ये वाला विकर्ण ले लो, ये हमने एक विकर्ण ले लिया। अब जो विकर्ण होता है ये समचतुर्भुज को 2 बराबर भाग वाले एरिया में बांटता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि जो समचतुर्भुज ABCD है इसका एरिया आएगा 2 गुणा इस ABD का एरिया। ABD त्रिभुज ABD का एरिया, अगर इसका मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास में पूरे त्रिभुज इसका समचतुर्भुज ABCD का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस ABD का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे चलो मान लो आपको थीटा एंगल दिया है, कोई भी एंगल दिया हुआ है इनकी भुजाओं के बीच में थीटा, और इस वाले की लंबाई कितनी है, A, इस वाली भुजा की लंबाई A, इस वाली भुजा की लंबाई A और इस वाले भुजा की लंबाई A। भाई समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो चारों भुजाओं को हमने A मान लिया। अब हमने जब ट्रायंगल पढ़ा था तब हमने एक सूत्र पढ़ा था कि कोई भी अगर 2 भुजाएं आपको दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 XY साइन थीटा, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा इस ABD का एरिया कैसे आएगा, 1/2 और 2 भुजाएं, ये वाली भुजा A और ये वाली भुजा A। तो कहने का मतलब A इंटू A गुणा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ABCD का एरिया क्या आएगा, A² साइन थीटा। अगर आपको किसी भी समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है और किन्हीं भी 2 भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है तो उसका एरिया कितना होता है, A² साइन थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम इसके एरिया के बारे में, जो हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। आयत में पढ़ी थी हमने, वर्ग के अंदर पढ़ी थी और समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था तो भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब इसके अंदर भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, देखो भाई आप ऊपर वाले इसको देखो, समचतुर्भुज को देखो। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ABCD इसका ABD का एरिया है, त्रिभुज ABD का एरिया बराबर है त्रिभुज BCD। दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, इनका एरिया आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। इस वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, बराबर आएगा। और किसके बराबर आएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 ABCD, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला विकर्ण ना खींच के दूसरा विकर्ण लेता, दूसरा विकर्ण कौन सा, देखो ये हमारा हो गया समचतुर्भुज, ये विकर्ण तो हमने ले लिया। अब हम इस विकर्ण की बात करते हैं, ये वाला विकर्ण। तो ये हो गया A, B, C और D। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज का एरिया के आपस में बराबर है। भाई बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ABC का एरिया बराबर है ACD के एरिया और कितना आएगा, 1/2 ABCD, पूरे एरिया का आधा आएगा, ठीक है। अब इसको और इसको मिला के लिख दो, मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा कि जो ABD का एरिया है ये बराबर है BCD के एरिया बराबर ABC का एरिया बराबर ACD का एरिया और किसके बराबर आएगा, 1/2 ABCD, ठीक है। तो ये क्या होता है, बराबर होता है।
तो कहने का मतलब कि जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण समचतुर्भुज को दो बराबर भाग वाले एरिया में बांटता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगला पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद में हम सवाल करेंगे। अगर किसी समचतुर्भुज में दोनों डायगोनल्स खींच दिए जाए तो इनके जो एरिया होते हैं वो किस प्रकार से बराबर होते हैं। देखो, अगर मैं ये दोनों डायगोनल्स एक साथ खींच दूँ तो 4 त्रिभुज बनेंगे। देखो 4 त्रिभुज, इन चारों त्रिभुजों का जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अरे भाई बराबर होता है ना, इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम। देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ओ ए बी का एरिया है बराबर होगा ओ बी सी का एरिया, बराबर आएगा ओ सी डी का एरिया, और बराबर आएगा ओ ए डी का एरिया। और किसके बराबर आएगा, 1/4 होगा पूरे का। ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रख लेंगे, काफ़ी काम का पॉइंट है ये। और इसमें एक चीज़ और, अब हम बात कर लेते हैं कि जब डायगोनल्स हमें दिए जाए तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इतना आपको पता है। लेकिन इन डायगोनल्स के बीच में एक भुजा के बीच में एक संबंध बनता है, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि वो संबंध क्या होता है। ठीक है, तो हम उस पर बात कर लें। चलो आगे देखो, थोड़ी सी नया डायग्राम बनाऊं या इसी में कर ले। चलो इसी में कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे जो डायगोनल्स के बीच में कोण है ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर इस AC की लंबाई D1 है तो ये इतना सा कि D1/2 हो जाएगा। भाई ये विकर्ण आधा हो जाएगा ना, इतना। AC की लंबाई मैंने मान ली D1, पहला विकर्ण D1। तो अगर यहाँ से और यहाँ तक क्या होते हैं, D1/2। भाई ये O मिड पॉइंट होता है, समद्विभाजित करते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को। तो ये वाला D1/2, ये वाला भी D1/2। ठीक है, और ये भुजा A है, ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A, और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो A हो गई। अब देखो इस दूसरे विकर्ण की लंबाई को हम मान लेते हैं D2, तो ये इतना हो जाएगा D2/2 आधा, और इस O की इस तरफ क्या हो जाएगा, D2/2 आधा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इस वाले त्रिभुज में OAB के अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण का स्क्वायर आएगा। देखो AB का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये आएगा D1/2 का होल स्क्वायर। तो D1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4। एलसीएम लेके आप उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, विकर्ण की लंबाई और भुजा के बीच में डायरेक्ट संबंध बन जाएगा। तो ये संबंध आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। इस पर दोनों विकर्ण दिए जाएंगे और भुजा पूछ ली जाएगी, या भुजा दी जाएगी और एक विकर्ण दिया जाएगा, दूसरा विकर्ण पूछ लेगा। इसमें हम सवाल करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस पर एक ढंग का सा सवाल लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। ये हमारा एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएंगे इस सवाल से। देखो क्या है सवाल, बोल रहा है इफ़ ए रोहम्बस, रोहम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। कोई समचतुर्भुज आपको दिया गया है, हैविंग एंगल A बराबर 60 डिग्री, जिसका एक एंगल A बराबर कितना है, 60 डिग्री है, और डायगोनल BD बराबर 5 है, और डायगोनल की लंबाई कितनी दी है, 5। तो आपसे पूछा है फाइंड एरिया, तो आप एरिया बताओ कि कितना एरिया आएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, अदर डायगोनल का मतलब दूसरा डायगोनल बताओ। एक डायगोनल की लंबाई तो आपको दे दी 5, दूसरे डायगोनल की लंबाई पूछिए कि कितना आएगा। चलो भाई करते हैं। देखो पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारा कैसा हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। देखो ABCD ये हो गया। अब दिया है BD डायगोनल, तो ये एक BD डायगोनल हो गया। ये BD क्या हो गया, डायगोनल। इसकी लंबाई सवाल में दे रखी है 5 हो गई। एंगल A बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अब जो समचतुर्भुज होता है उसकी सारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी चारों भुजाएं के आपस में बराबर है, चारों भुजाएं के बराबर है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ कि जो ये त्रिभुज बन रहा है ABD, इस त्रिभुज के अंदर एक एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये,
और इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे तो कितने कितने के होंगे, देखो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 180 में से ये वाला हो गया 60, बचे कितने 120, 120 में से ये दोनों बराबर हो जाएंगे 60 60, ठीक है। अब अगर ये 60 60 हो गए, त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो अगर इस BD का मान 5 है तो इस वाली भुजा का भी मान 5 और इस वाली भुजा का भी मान 5। अगर ये दोनों भुजाएं 5 5 हो गई तो फिर ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। अरे भाई इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर इतना आ गया तो आगे बढ़ जाए। चलो अब एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि A² sin थीटा, भाई समचतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर और उन किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण। तो एरिया आएगा A² मतलब भुजा कितनी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और साइन थीटा की जगह देखो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब इसका एरिया आएगा 25, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो मेरे पास में फाइनली आंसर कितना आया 25 √3/2। ये हमने निकाल लिया एरिया। अब हमें आगे पूछा है दूसरा डायगोनल क्या होगा। तो दूसरा डायगोनल अभी हमने पढ़ा था, एरिया का सूत्र पढ़ा था हमने कि जो समचतुर्भुज होता है उसका एरिया होता है 1/2 d1 d2, यही तो होता है एरिया का सूत्र। अब हमें एरिया पता हुआ है, d1 का मान दिया हुआ है, d2 निकालना है। तो देखो एरिया कितना आया 25 √3/2 बराबर 1/2, d1 का मान कितना है, d1 का मान है 5, d2 का मान हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई आगे देखो, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 से ये कितनी बार कटेगा 25, 5 बार कटेगा, तो d2 का मान कितना आएगा, फाइनली d2 का मान आ जाएगा 5 √3। ये हमारे पास में आ गया d2 का मान, और ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा बंदा ऐसे नहीं सोचेगा, कोई और तरीके से सोचेगा, तो वो किस प्रकार से सोच सकता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से सोचेगा, अगर ये जो 60 डिग्री दिया हुआ है त्रिभुज के अंदर, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा भाई, क्या बन जाएगा, देखो आपको चित्र वापस दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे आ जाए भाई, देखो ये चित्र है। अगर ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ये डायगोनल निकालना है भाई। एरिया तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया था ना, एरिया में तो कोई किसी को तकलीफ़ नहीं है। मैं डायगोनल निकालने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर दूसरा और बताऊँगा, नहीं समझ में आए तो और बता दूँगा, ठीक है। देखो अब हमें ये डायगोनल निकालना है दूसरा वाला, इसकी लंबाई निकालनी है। तो मुझे बताओ ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या है, O, ठीक है। अगर मैं O निकाल लूँ, फिर इसका डबल कर दूँ तो मेरे पास में AC आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे अगर AC निकालना है तो मैं AO निकाल लेता हूँ, फिर इसका डबल कर देता हूँ। देखो AO निकाल ली, फिर मैंने इसका डबल कर दिया तो AC आ जाएगा, क्यों, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो ये AO है, ये इस समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला समबाहु त्रिभुज, इसकी ऊंचाई क्या है AO। अगर ये इसकी ऊंचाई है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं बता सकता हूँ कि AO बराबर √3/2 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √3/2 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की, 5, यह आ जाएगा 5। तो AO बराबर कितना आएगा, AO बराबर आ जाएगा 5 √3/2, ठीक है। अब मुझे निकालनी है AC, तो AC निकालने के लिए AO को मैं 2 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा किया, तो 2AO बराबर हो जाएगा AC, और ये 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 5 √3। तो आप AC भी दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलता है तो आप ऐसे भी सवाल को सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आपका दिमाग ऐसे भी नहीं चलता कि सर मेरा तो ऐसे नहीं चलता, अगर मुझे सवाल में एरिया नहीं पूछा जाता तो मैं इसका डायगोनल कैसे निकालता। देखो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a²। अभी मैंने ऊपर ये सूत्र बताया था, ठीक है। तो हम इसका दूसरा डायगोनल ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो ऐसे निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो d1 कितना था, d1 5 का स्क्वायर आएगा 25, प्लस d2 हमें निकालना है, d2 का स्क्वायर 4 गुणा a का स्क्वायर, जो समचतुर्भुज की भुजा है वो कितनी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 25। तो मेरे पास में आ जाएगा
d2 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 100 में से ये 25 घट जाएगा तो कितना आएगा 75। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि d2 बराबर 75 को आप लिख दो 25 गुणा 3 का अंडर रूट। भाई स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, अब 25 बाहर आ जाएगा तो 5 और रूट के अंदर कितना बचेगा 3। तो आप d2 को ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप सोच सकते हो वैसे निकाल सकते हो। एक सवाल को करने के भाई 1000 तरीके होते हैं, जैसा आपका दिमाग चल रहा है आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल तो एकदम ही लल्लू है, इसको तो हर कोई कर सकता है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, किसी समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। आगे बोला है इफ़ वन डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर, कि एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना क्या है, दूसरे डायगोनल की लंबाई और इस समचतुर्भुज का एरिया आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई करते हैं। देखो सवाल में जो दिया है वैसे वैसे करते जाओ। तो सवाल में पेरीमीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर हमने पढ़ा था कि समचतुर्भुज का पेरीमीटर कितना 4 है और वो सवाल में दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 2a का मान निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, 2a का मान आएगा 75। भाई आधा कर दिया हमने। आगे क्या बोला है, आगे बोला है एक डायगोनल दिया हुआ है तो दूसरा डायगोनल निकालो। ठीक है भाई निकालते हैं। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या पढ़ा था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 4a स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो 2a का होल स्क्वायर, बस सिंपल हो गया काम। देखो d1 का मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 625 फिर 75 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा यार, काफ़ी लंबा जाएगा। 75 का स्क्वायर करते करते तो नींद आ जाएगी मुझे तो। चलो इसमें कुछ और दिमाग लगाते हैं। देखो इसको एक बार तो लिख दो, d1 का मान दिया हुआ ना 25, तो इसको आप 25 ही लिख दो। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हमें निकालना है भाई दूसरा डायगोनल, तो बराबर 2a की जगह आप लिख दो 75 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो d2 का मान क्या आ जाएगा, d2 का मान आ जाएगा d2 का होल स्क्वायर बराबर 75 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब आपको निकालना है d2, तो देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 75 प्लस 25 और एक बार आएगा माइनस में, मतलब 75 माइनस 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 50। तो मेरे पास में टोटल आ गया 5000। अब मुझे निकालना है d2, तो d2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 100 इंटू 50, तो 100 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 और 25 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 25 गुणा 2, 50 को 25 गुणा 2 लिख दिया जाए तो 5 बाहर आ जाएगा, या आप ऐसे समझो। चलो अंडर रूट 50 को एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए। 100 को मैंने बाहर लिया तो 10 आ गया, अंदर कितना बच गया 50। अब मैं अंदर भाई 50 में से 25 को बाहर ले रहा हूँ तो 5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा 2, तो ये आएगा 5 अंडर रूट 2। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 50 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, d2 आ गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का हमने सूत्र पढ़ा था कि 1/2 d1 और d2, ये एरिया का सूत्र पढ़ा था। तो एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 गुणा d1 का मान कितना दे रखा था 25 गुणा d2 का मान कितना आया 50 अंडर रूट 2। अब देखो ये कट जाएगा, कितनी बार 25 बार कटेगा, तो हमारे पास में 25 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो हमारे पास में जो एरिया आएगा, ये एरिया कितना आएगा 625 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ जाए। चलो आगे देखो, ये वाला सवाल तो भाई महालल्लू सवाल है, महालल्लुयत की कोई हद नहीं है इस सवाल में, इतना बकवास सवाल आप देखते हैं आंसर बता दोगे। तो चलो करते हैं। देखो इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ। हिंदी ये बोल रहा है, यदि किसी रोम्बस का डायगोनल का सम का मतलब होता है योगफल, तो दोनों विकर्ण है उनके योगफल कितना दिया हुआ है m, तो दोनों विकर्णों की लंबाई का योगफल आपको दिया हुआ है m। ये सवाल में आपको m दिया हुआ है, d1 प्लस d2 बराबर m।
हाँ, आगे बोला है पेरीमीटर इज 2p। पेरीमीटर क्या होता है भाई? पेरीमीटर होता है 4a। 4a बराबर आपको दिया हुआ है 2p, तो यहाँ से 2a का मान कितना आएगा? वो आएगा p। 2 का भाग दे दिया और एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है? एरिया हमें निकालना है 1/2 d1 d2 का मान हमें निकालना है। इतनी सी बात है। चलो भाई आगे देखो भाई, इतनी सी बात है तो अच्छी बात है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से तो क्या कर सकते हैं? यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। चलो यहाँ से देखते हैं। हमने एक संबंध पढ़ा था, वो संबंध क्या पढ़ा था? ये संबंध था d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर, यही पढ़ा था। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। बस हो गया हमारा काम, इतना ही तो था। और था क्या इस सवाल में? तो देखो 2a का मान पुट करेंगे तो ये आएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2a का मान कितना है? p, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसको आगे हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते भाई आगे। तो आगे आप यहाँ से पकड़ो। यहाँ अगर दोनों तरफ में होल स्क्वायर कर दूँ तो ये बन जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 बराबर m स्क्वायर, यही बनेगा। अब यहाँ से देखो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर का मान कितना आया? p स्क्वायर। तो p स्क्वायर यहाँ पुट कर दो तो d1 और d2 का मान कितना आ जाएगा? 2d1 d2 बराबर हमारे पास में आएगा m स्क्वायर, और इसका मान p स्क्वायर होता है, उसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर। ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? 1/2 d1 d2। तो एक काम करते हैं, इसके हम 4 का भाग दे दो इसमें। अगर हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। 4 का भाग देंगे तो भाई 2 बार कटेगा, 1/2 आ जाएगा, इसलिए 4 का भाग दे रहे हैं। तो 4 का भाग देने पर हमारे पास में आएगा d1 d2, और 2/4 कितना होता है? 1/2 बराबर इधर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे 4। तो देखो ये एरिया का सूत्र होता है 1/2 d1 d2, यही हमें निकालना था। तो इसका मान कितना आया? m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे 4, और यही हमारे इस सवाल का क्या है? आंसर है। ठीक है। चलो भाई, अब इसी सवाल में अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको कहूँ कि जो डायगोनल का सम है, वो डायगोनल का सम अगर सेक थीटा होता, डायगोनल का सम कितना होता? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस सवाल को। सवाल अगर आप दूसरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा काट के यहाँ पर अलग सा कर रहा हूँ। देखो डायगोनल का जो सम है, अगर m नहीं दिया होता, यहाँ पे आपको डायगोनल का सम दिया जाता सेक थीटा। ठीक है। और जो पेरीमीटर है ये 2p नहीं दिया जाता, 2p की जगह कितना दिया जाता? आपको tan थीटा दिया जाता। देखो इस p को हटाओ, चलो हटा देते हैं। यहाँ पे अगर जो पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर आपको दिया जाता 2 tan थीटा। इतना सा मैंने सवाल चेंज किया है, m की जगह मैंने सेक थीटा कर दिया और 2p की जगह मैंने tan थीटा कर दिया, मतलब p की जगह tan थीटा किया है। तो इस सवाल का आंसर क्या आता? उस सवाल का आंसर यह आता। देखो m की जगह मैंने क्या किया था? सेक थीटा, तो ये बन जाता सेक स्क्वायर थीटा माइनस p की जगह मैंने tan थीटा किया था, tan स्क्वायर थीटा बटा 4, ये सवाल का आंसर आता। और हमने एक आइडेंटिटी होती है किसकी? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो बड़े आराम से पढ़ेंगे। वहाँ पे इसमें जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो एक तो होती है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan को इधर ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। और तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 होती है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इनका प्रूफ क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि कैसे प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ढंग सा सवाल और लेते हैं। ये देखो भाई, ये सवाल देखो, ABCD इज ए रोम्बस ए लाइन पासिंग थ्रू C। ये बोल रहा है कि ABCD के बना लेते हैं हम साथ साथ में। ABCD कोई समचतुर्भुज है, A B और ये C हो गया, और ये हमारा D पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आगे बोला है ए लाइन पासिंग थ्रू C, मतलब एक जो लाइन है वो पासिंग थ्रू C से गुजरती है। तो भाई C से गुजार देते हैं। देखो एक लाइन है जो C से गुजरती है, C से हमने इस लाइन को गुजार दिया। फिर आगे बोला है कट एक्सटेंडेड लाइन AD AB।
अच्छा, ए डी और ए बी को आगे बढ़ाने पर ये कट करती है। ए डी को आगे बढ़ाएंगे, देखो ए डी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमने इस ए डी को आगे बढ़ा दिया तो ये इसको कट करती है। कहाँ पे कट करती है? पी पे कट करती है। तो ये भाई ये पॉइंट हो गया पी। फिर आगे बोला है कि ए बी को आगे बढ़ाने पर ये क्यू पर कट करती है। तो भाई ए बी को आगे बढ़ा देते हैं, देखो ये इसको क्यू पे कट करती है, ठीक है। फिर आगे बोला है इफ़ डी पी बराबर 1/3 ए बी, इसका मतलब कि डी पी और यहाँ से देखो डी पी बटा ए बी को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/3। इसका मतलब ए बी का मान 3 है और डी पी का मान 1 है। ए बी का मान 3 है और डी पी का मान कितना है? डी पी का मान है 1। ये वाली भुजा कितनी है? 1, ठीक है। और ये वाली भुजा कितनी है? 3। भाई समचतुर्भुज है तो 3 3, ये वाली भुजा भी 3 और ये वाली भुजा भी 3। हमें निकालना है ए बी और बी क्यू का रेशियो। ए बी कहाँ है? देखो ए बी का मान तो 3 है, बी क्यू। अच्छा, इस वाले का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। भाई ए बी अनुपात बी क्यू निकालना है तो बी क्यू का रेशियो पता चलता है, हमारा काम बन जाएगा। तो देखो भाई इस सवाल में हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? इस सवाल में हम इतना दिमाग लगा सकते हैं कि देखो ये छोटे वाला त्रिभुज, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी डी सी सिमिलर होगा किसके? सिमिलर होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के। देखो ए पी क्यू के क्या होगा? सिमिलर होगा। अब सिमिलर होगा कैसे? देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। बड़े वाले त्रिभुज में भी और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा एंगल ये वाला एंगल, देखो ये समांतर भुजाएं हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में तो ये वाला एंगल और इस छोटे वाले में ये वाला एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई ये समांतर भुजाएं हैं ना, तो ये जो संगत कोण बनेंगे ये क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर किन्हीं त्रिभुजों के 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ये डबल ए नियम से क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या है? समरूप। तो इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। तो देखो बराबर लेते हैं। ये वाली भुजा कितनी है? पी डी सी में हम कौन सी ले रहे हैं? ये पी डी ले रहे हैं। तो पी डी सी में पी डी भुजा बटा इसमें कौन सी भुजा आएगी? इसमें ये पूरी आएगी पी ए, ठीक है। बराबर कितना आएगा? बराबर रेशियो आएगा इसका। पी डी कितना है भाई? पी डी 1 है, ये पी डी 1 है। पी ए कितना है? देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो टोटल पूरी कितनी आ जाएगी? 4। तो हमारे पास में रेशियो आ गया 1:4। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर ये वाली भुजा कितनी है? 3 है। ये वाली भुजा कितनी है? 3 है। इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा 3 है छोटे वाले त्रिभुज में, मतलब छोटे वाले त्रिभुज में 1 का मान दे रखा है 3। भाई रेशियो 1:4 का होगा तो 1 का मान 3 है। और तो बड़े वाले त्रिभुज में इसके सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी? 4। तो 1 का मान अगर 3 है तो 4 का मान कितना आएगा? 12। 3/12 आएगा तभी तो रेशियो क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक भुजा 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 9। तभी तो भाई 12 होगी ना। 9 और 3 12। समझ में? अरे समझ गए ना? नहीं समझे तो वीडियो को आप रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना था ए बी और बी क्यू का रेशियो। तो हमारे पास में ए बी और बी क्यू का रेशियो क्या आएगा? ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 3 और बी क्यू का मान है 9। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:3 और यही हमारा क्या है? इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अगर इन सवाल को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं तो कैसे सोच सकते हैं? चलो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा तो यार हम इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, और चलो दूसरा हम बाद में बताएंगे, फिर दोबारा हम कभी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी दूसरा तरीका दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ये वाला तरीका बेस्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आप। तो देखो भाई ये सवाल है, महारद्दी सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। देखो ए बी सी डी जे रोहम्बस बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी इज प्रोड्यूस टू एफ, ए बी को एफ तक बढ़ाया गया, इस ए बी भुजा को एफ तक बढ़ाया गया, एफ तक। फिर आगे बोला एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू ई, बी ए को ई तक बढ़ाया गया, ठीक है भाई। फिर आगे क्या बोला है? सच डेट कि ए बी बराबर, देखो ये ए बी बराबर है ए ई के, ए ई मतलब ये वाली भुजा,
एफ बी मतलब ये वाली भुजा, ये तीनों के आपस में बराबर है, सवाल में दे रखी है। एंगल ई ओ एफ, आपसे ये वाला एंगल पूछा है कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है भाई। ई ओ एफ, इस वाले एंगल का मान आपसे पूछा गया है और ये सवाल हमारी क्लास का आखिरी सवाल होगा, फिर रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। तो देखो सवाल में दिमाग लगाते हैं, मुझे बताओ समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये चारों बराबर है, ये चारों बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगी भाई। ये सारी भुजाएं बराबर हो गई, जहाँ मैंने डंडी खींची है आपस में क्या है, बराबर है। इस वाले त्रिभुज में देखो, अगर ये वाली भुजा बराबर है तो इसके बीच वाले कोण को छोड़ के दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये एल्फा है तो ये भी एल्फा हो जाएगा भाई। समान भुजाओं के सामने आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर मुझे बताओ, अब मैं इसकी बात करूँ, इस वाले कोण की बात करूं, तो ये अगर एल्फा है और ये अगर एल्फा है तो इस छोटे वाले त्रिभुज का ये क्या बन जाएगा, बाह्य कोण। और बाह्य कोण क्या होता है, अपोजिट साइड के एंगल्स का सम। ये एल्फा है, ये एल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एल्फा। इसी प्रकार अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर भाई। दोनों भुजाएं बराबर, इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। फिर इस छोटे वाले त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, बहिष कोण मतलब बाह्य कोण, बीटा बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के अंदर किन्हीं भी दो कर्मागत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब 2 एल्फा प्लस 2 बीटा बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यह आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है भाई। पक्षांतरण कर दिया, 2 का भाग दे दिया, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास में आ गया 90 डिग्री। अब सवाल में कुछ नहीं है, सवाल एकदम लल्लू है। अब अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, ई ओ एफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला तो मेरे पास में आएगा, देखो ये वाला एंगल बड़े वाले त्रिभुज में एल्फा, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा बड़े वाले में ये बीटा, प्लस तीसरा कोण हो जाएगा ये वाला एंगल ई ओ एफ, और बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। जिसमें से एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये इधर जाएगा तो एंगल ई ओ एफ का मान मेरे पास में कितना आएगा, 180 माइनस 90 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। और यही सवाल का क्या आंसर है, 90 डिग्री, ठीक है। तो भाई कैसी लगी आपको क्लास, अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर दीजिए, बड़े खूबसूरत से कमेंट कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और अगली बार आपको और बढ़िया तरीके से पढ़ाएं और अच्छे अच्छे सवाल करवाएं, ठीक है। और आप लोगों को जोड़िए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ट्रेपेजियम की क्लास में मिलेंगे, समलंब चतुर्भुज की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद, बाय।